हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्की रुनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप वाला चैप्टर चल रहा था। आज हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कैपिटल अकाउंट कितने तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, आज हम एक पहले तो थोड़ा सा आपके थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, उसके बारे में समझते हैं। एक शब्द आपने क्वेश्चंस में देखा होगा, पार्टनरशिप डीड, या जिसे हिंदी में कहते हैं साझेदारी संलेख। ये क्या होता है समझिए। जब भी कोई पार्टनर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सपोज कीजिए मैंने कहा 3 पार्टनर्स हैं, एक्स वाई और जेड, तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये एक अनुबंध करते हैं। अनुबंध यानी कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपस में। ठीक है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो सारी चीजें लिखी जाती है, जिन जिन बातों पर ये सहमत होते हैं, यानी कि जिन जिन बातों पर ये एग्री करते हैं, जैसे कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा उसके बारे में बताएंगे, कौन पार्टनर कितना पैसा लगाएगा, किस पार्टनर को कितना सैलरी मिलेगी, बोनस मिलेगा, ये सारी चीजें, पूंजी पर अगर ब्याज दिया जाएगा तो किस रेट से दिया जाएगा, ये सारी चीजें जो है इस अनुबंध में लिखी जाती है। ठीक है, ये जो अनुबंध होता है, ये अनुबंध को ही अपन इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं समझा रहा हूँ। अनुबंध या इसको अपन बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप एक्ट में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि आप पार्टनर्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है ये लिखित होगा या मौखिक होगा। ठीक है, वहां क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। बट देखिए, अगर हम लिखित यानी कि रिटर्न में और मौखिक यानी कि ओरली, अगर अपन हर चीज रिटर्न में रखते हैं तो मान ली फ्यूचर में जब भी इनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो ये आपस में इस डिस्प्यूट को कोर्ट के माध्यम से इजीली सुलझा सकते हैं, अगर रिटर्न फॉर्म में हो तो। ठीक है, रिटर्न में होगा यानी लिखा हुआ होगा तो कोर्ट के सामने जब ये जाएंगे तो वहां एक साक्ष्य, एक एविडेंस के रूप में इनके पास एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर ओरल हो तो क्या होगा, तो कोर्ट के अंदर जब जज साहब के सामने हम जाके बोलेंगे कि सर हमने तो आपस में डिस्कस किया था या हमने आपस में निर्णय लिए थे, तो जज साहब सिर्फ ये कहेंगे कि आपके पास एविडेंस है। ठीक है, तो फ्यूचर के अंदर अगर आप में कोई डिस्प्यूट होता है तो ओरल यानी जो आपने मौखिक बोल के रखा है वो मान्य नहीं होता है, लेकिन अगर आपने लिखित में रखा है तो फ्यूचर के डिस्प्यूट सुलझाए जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम ज्यादा क्या प्रीफर करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध होता है, ये एकदम लिखित में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, जो पार्टनर्स आपस में जो शर्तों के ऊपर सहमत होते हैं, एग्री करते हैं, उन शर्तों को जहां पर लिखा जाता है उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये ओरल भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है, ओरल और रिटर्न। ठीक है, ओरल जो होता है इसको अपन बोल सकते हैं मौखिक। ठीक है, और रिटर्न जो होता है उसको अपन बोल सकते हैं लिखित। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ओरल है तब तो इसको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा, अनुबंध कहा जाएगा। लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट लिखित में हो जाता है, रिटर्न फॉर्म में होता है, तो हम इस रिटर्न फॉर्म वाले एग्रीमेंट को ही कहते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं हम? पार्टनरशिप डीड। ठीक है, हिंदी में इसे कहा जाता है साझेदारी, साझेदारी संलेख। तो आई होप यहां तक आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो एग्रीमेंट होता है वो अगर रिटर्न फॉर्म में हो उसी को अपन क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का होना सबके बीच में अनिवार्य है या नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जाता तो ध्यान दीजिएगा, रिटर्न में होना अनिवार्य नहीं है। मौखिक भी रखा जा सकता है, लिखित भी रखा जा सकता है। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें होती है? पार्टनरशिप डीड के अंदर सारी अनुबंध की जो शर्तें थी वो सारी यहाँ लिखी जाती है। जैसे कौन पार्टनर्स होंगे, पार्टनर्स के सारे नाम लिखे जाएंगे, पार्टनर्स के बीच में जो भी अनुबंध की शर्तें हैं उन सारी शर्तों का यहाँ पर वर्णन किया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप डीड नहीं रखता है तो क्या होता है? ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जो हमने समझ लिया। दूसरा पॉइंट है कि पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, पार्टनरशिप के ऊपर एक एक्ट एप्लीकेबल होगा जिसे हम बोल देंगे इंडियन पार्टनरशिप पार्टनरशिप एक्ट 1932। हिंदी में इसे कहेंगे हम भारतीय साझेदारी अनुबंध 1932। ठीक है, तो साझेदारों के ऊपर जो एक्ट लगता है, हमने फर्स्ट डे ये डिस्कस किया था कि एक्ट क्या होता है, या जहां पर वो आपको पूरा कंडक्ट करेगा, कि आपको ये बताएगा कि किस तरीके से आपको पूरा बिजनेस में अकाउंटिंग रखनी है, सारी चीजें, जो भी प्रोविजंस होते हैं, जो भी रूल्स होते हैं, वो हमेशा एक्ट में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आप समझिएगा, अगर किसी ने पार्टनरशिप डीड रखी तब तो ठीक है। अगर कोई पर्सन पार्टनरशिप डीड नहीं रखता है अपने बिजनेस के अंदर, यानी उन्होंने अगर रिटर्न में नहीं लिख रखा है, तो ध्यान दीजिएगा, ये एक्ट कहता है कि ऐसे
फर्म को यानी ऐसी पार्टनरशिप बिजनेस को हमारी कुछ बातें अपने आप ही माननी पड़ जाएंगी। या तो आप रिटर्न फॉर्म में लिखो या तो सारी चीजें लिख के रखो, ठीक है। अगर आपने ये पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है या आपने कोई चीजें रिटर्न फॉर्म में नहीं रखी है तो इसके ऊपर भारतीय साझेदारी अनुबंध 1932 जो है उसकी शर्तें अपने आप, सॉरी मैंने यहाँ अनुबंध लिख दिया, यहाँ अनुबंध नहीं आएगा, यहाँ अधिनियम आएगा, भारतीय साझेदारी अधिनियम, ठीक है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की शर्तें अपने आप ही लग जाएगी, ये चीज पहले क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनेगा मैंने क्या कहा। जिस बिजनेस ने पार्टनरशिप डीड बना के रखी है तब तो उन्होंने जो भी इसके अंदर लिख रखा है उसकी सारी शर्तें मान्य होगी, लेकिन किसी बिजनेस ने अगर अपने यहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो उसके ऊपर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के कुछ प्रावधान अपने आप एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि साझेदारी संदेह के अभाव में लागू होने वाले नियम कौन कौन से होते हैं, ठीक है। व्हाट द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो अब हम उसकी बात करते हैं कि अगर किसी बिजनेस ने पार्टनरशिप डीड अपने आप पर नहीं रखी तो क्या क्या पॉइंट, क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे उसके बारे में। तो हम यहाँ लिख देते हैं साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, ठीक है। इसी को अगर इंग्लिश में बोले रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है आपने तो कौन कौन से रूल्स इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। तो चलिए अब इन रूल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला रूल ये कहता है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई, अगर आपने साझेदारी संलेख लिख रखा है, बना रखा है, तब तो आपने जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी लाभानी अनुपात जो भी आपने उसमें लिख रखा है उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, लाभानी का वितरण करेंगे। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो सबसे पहला प्रोविजन होता है कि आप सभी पार्टनर्स के बीच में लाभ हानि का जो अनुपात होगा, प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा यानी कि समान होगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोविजन क्या हो गया, सबसे पहला प्रोविजन हो गया लाभ हानि अनुपात बराबर, ठीक है, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है या तो पार्टनरशिप डीड बनाओ, उसमें लिखो जिस पार्टनर को जिस हिसाब से जिस रेशियो से प्रॉफिट शेयर करोगे वो लिख लो। अगर आपने वो चीज नहीं लिख रखी है तो फिर क्या होगा, सभी पार्टनर्स को इक्वल प्रॉफिट दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दो। दूसरा पॉइंट आता है, ये कहता है किसी भी पार्टनर को ना तो सैलरी मिलेगी, ना बोनस मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया जाएगा और ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। सिंपल सी चीजें, यानी कि जो हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो भी चीजें पढ़ रखी थी, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमिशन, वो कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है, और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया जाएगा। पॉइंट क्लियर है। चलिए तो क्या लिख सकता हूं, किसी भी साझेदार को वेतन, बोनस, कमीशन, पारिश्रमिक, पूंजी पर ब्याज व आहरण पर ब्याज, ठीक है, नहीं दिया या फिर लिया जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में लिखे तो डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, ठीक है। नो सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन, interest on capital charged and interest on capital,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, तो किसी भी पार्टनर्स को ना तो सैलरी बोनस कोई चीज नहीं दी जाएगी और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यानी आरएन पर ब्याज लिया जाएगा। तो सिंपल पॉइंट है, वापस देखिएगा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, फर्स्ट क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। दूसरा क्या होता है, किसी भी पार्टनर को ना तो बोनस दिया जाएगा, ना सैलरी दी जाएगी, ना कमीशन, ना रेम्युनरेशन, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कुछ भी ना तो चार्ज किया जाएगा ना उनको दिया जाएगा। सिंपल सा पॉइंट है। चलिए थर्ड प्रोविजन, थर्ड प्रोविजन हमारा आता है कि अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया तो क्या होगा। अब लोन की डेफिनेशन सबसे पहले समझे। एक्स ने बिजनेस को पैसा दिया, दो रूप में दे सकता है, दो तरीके से वो दे सकता है। एक तो बोलता है मेरा पैसा है, ये मैं बिजनेस को दे रहा हूं, आप बिजनेस चलाओ और जो प्रॉफिट होगा इस पैसे से वो प्रॉफिट मुझे दे देना। तो इस चीज को अपन बोलते हैं कैपिटल दी उसने बिजनेस को। क्या दिया बिजनेस को? कैपिटल। लेकिन अगर वो पार्टनर कहता है मैं आपको पैसे दे रहा हूं और हर साल में इसके ऊपर ब्याज लूंगा, यानी कि ये जो पैसा जो है ना, ये एक तरीके से इसने कैपिटल के रूप में नहीं दिया, ऋण के रूप में दिया, लोन के रूप में दिया। तो पार्टनर हमेशा दो तरीके से पैसा दे सकता है, कैपिटल के रूप में या लोन के रूप में। ठीक है, तो कैपिटल की तो हमने बात कर ली, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर उसने लोन दिया है तो क्या होगा, तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो इस केस में उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी उसको ब्याज दिया जाएगा, और ब्याज की इन्होंने रेट भी बता रखी है। ठीक है, रेट क्या है, 6% पर एनम, यानी 6% वार्षिक की दर से उसको क्या मिलेगा, ऋण पर ब्याज का प्रावधान है। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं, ऋण पर 6% वार्षिक दर पर ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट इसका कि सारे के सारे पार्टनर्स को बिजनेस की बुक्स को एक्सेस करने का राइट होगा। सभी के सभी साझेदारों को व्यवसाय की पुस्तकों को देखने का पूरा अधिकार दिया जाएगा। ये हमारा चौथा पॉइंट है। ठीक है, वैसे तो हमारे और पॉइंट्स है, लेकिन मैंने सबको साथ में यहाँ पर लिख दिया। जैसे इन सारी चीजों को इन्होंने 2-3 पार्ट में लिख रखा है, मैंने एक ही पॉइंट में आपके डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो गया, सभी साझेदारों को पुस्तकें देखने का अधिकार। ये पुस्तकें कौन सी होती है, अकाउंट्स की बुक्स। ठीक है, राइट ऑफ एक्सेस द बुक्स ऑफ फर्म बाय पार्टनर। ठीक है, तो ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही अच्छा मार्क्स वाला टॉपिक जो आपके एग्जाम में आने की काफी उम्मीद रहती है। और इस बार मेरे हिसाब से आपके क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाला है। लिख के रखिए, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपके इस बार के एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो मैं जैसे जैसे आपको चैप्टर्स कराते जाऊंगा, मैं आपको साथ साथ में भी बताते जाऊंगा कि इस बार के एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। जो बच्चा रेगुलर अच्छे से पढ़ेगा वो अच्छा स्कोर भी करेगा, और जो बच्चा अच्छे से रेगुलर नहीं पढ़ पाएगा तो उसको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। ठीक है, जो पेपर बताऊंगा वो का वो एग्जाम में छपने वाला है। फिर भी होगा क्या, आप नहीं पढ़ोगे। क्यों नहीं पढ़ोगे पता नहीं, आज तक मुझे भी समझ में नहीं आया क्यों नहीं पढ़ोगे ना। चलिए, तो ये है आपके पास पार्टनरशिप डीड के बारे में कुछ पॉइंट था। अब अपन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसको यहाँ तक उतार लीजिए। जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं वो सिर्फ हिंदी में लिखें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिखें। हिंदी मीडियम वालों के लिए ऑप्शन है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाइए आप अपने बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 पे। ये लिख लीजिए 1 मिनट में फटाफट, फिर अपन आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। तो चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। आ जाइए आप पेज नंबर, लास्ट टाइम हमने कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड ये हमारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर है आपके पास 7। ठीक है, रीड कर देता हूं एक बार मैं, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। देखिए, के और आर पार्टनर्स हैं, के एंड आर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। के और आर 3:2 में लाभान्वित करते हुए साझेदार है। फॉलोइंग टर्म्स वर एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टनर्स। साझेदारों के मध्य निम्नलिखित शर्तें तय की गई। अब क्या क्या कंडीशंस थी। फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम।
कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10% वार्षिक, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, आरएन पर ब्याज कितना होगा 5%, सैलरी टू के फॉर कंडक्टिंग बिजनेस ऑफ द फर्म 5,000 रुपीज पर मंथ, सैलरी मिलेगी के को कितने रुपीज 5,000 पर मंथ, यानी प्रति माह 5,000 रुपए। 31 मार्च 2017 को जब इन्होंने बुक्स बंद की, फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। अब देखिए कैपिटल दे रखी है और कैपिटल में आर की और के की दोनों की कैपिटल दे रखी है। नीचे देखिए करंट अकाउंट लिखा हुआ है। करंट अकाउंट जब लिख दे इसका मतलब हमारे पास में जो मेथड है ना वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है ना। तो यहाँ पर हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और तीसरा अकाउंट भी यहाँ पर बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। यानी जो भी सारी चीजें P&L एप्रोप्रिएशन की होंगी वो कैपिटल में नहीं जाके कहाँ जाएगी, करंट अकाउंट के अंदर। ठीक है, लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था, एक बार इसके ऊपर अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि और क्लियरिटी आ जाए। आगे लिखा हुआ है करंट अकाउंट ऑफ के का और आर का दोनों करंट अकाउंट लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था करंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो देखिए इसीलिए इन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्लेरिफाई कर दिया कि के का जो बैलेंस है वो क्रेडिट है तो क्रेडिट में जाएगा बाई साइड में, और आर का जो है वो डेबिट है तो टू साइड में जाएगा। आगे लिखा हुआ है एडिशनल कैपिटल बाय के ऑन 1/10/2016, उसने और पैसा लगाया। तो जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे तो एक तो स्टार्टिंग में पैसा लगा हुआ था प्लस इन्होंने ये और पैसा लगाया, तो दोनों के ऊपर हम मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, ड्राइंग दे रखी है, ड्राइंग में के की भी ड्राइंग दे रखी है और आर की भी दे रखी है, दोनों ने 20,000 की ड्राइंग करी है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 1,34,000 है, 1,34,000 का है। पास द जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड शो द कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स of partners assuming that the capital are fixed। तो इन्होंने देखिए यहाँ पर क्लेरिफाई कर दिया कि इनकी कैपिटल क्या होगी, फिक्स होगी। अब इस एग्जांपल में मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, आपको इस एग्जांपल की जो जनरल एंट्रीज पूछी गई है वो आपको करनी है सेल्फ, होमवर्क है। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनवाऊंगा। एंट्रीज बहुत सिंपल है, मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से आपको एंट्रीज करनी है। अगर आपको खाता बनाना आ गया तो आप एंट्रीज भी इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं अपन एग्जांपल नंबर 2। स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपने को बनाना एग्जांपल के अंदर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो पहले तो मैं फॉर्मेट बना देता हूँ कि हमें क्या क्या बनाना है। एक तो हमें बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो मैं यहाँ बनवा देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट साइड, दो साइड्स हो गई आपकी, डेबिट एंड क्रेडिट। ये हमारा बन गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं उस साइड बनवा देता हूँ एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बनाना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो छोटा सा अकाउंट बनेगा। क्यों छोटा सा बनेगा, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट तो अपने को करंट अकाउंट में करना है। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि कैपिटल क्या है इनकी, फिक्स, तो फिक्स कैपिटल मेथड हमारा बन जाएगा। तो ये छोटा सा अकाउंट हम बना देते हैं। ठीक है, यहां बन जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये थोड़ा बड़ा बनेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। दो पार्टनर्स है आपके, के एंड आर। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं कुछ वर्किंग नोट बनाता हूँ, जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, तो वर्किंग नोट हमेशा आंसर के लास्ट में होती है। तो आपको सबसे पहले ये बनाना होगा, फिर कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिर करंट अकाउंट बनाना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, हमेशा वर्किंग नोट उतारना है। ठीक है, यहाँ पर एक दो कैलकुलेशन होगी वर्किंग नोट के अंदर जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो के एंड आर, के आर, के आर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आंसर पर्टिकुलर, यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। जब भी आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, सबसे पहले आपको चाहिए होगा नेट प्रॉफिट, जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 में सबसे लास्ट में लिखा हुआ देखिए 1,34,000 का आपके आया था इसके अंदर प्रॉफिट। ठीक है, सबसे लास्ट में लिखा हुआ प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,34,000। तो 1,34,000 रुपए का हमारा क्या था, नेट प्रॉफिट था। लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स पढ़ते हैं। ठीक, सबसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना 10% पर एनम। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे टू साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
टू में क्यों आता है? क्योंकि हम फर्म है, हम बिजनेस है, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी के ऊपर ब्याज पे करना पड़ेगा, तो मेरे लिए खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया। इस रीजन से हम P&L अकाउंट को डेबिट करते हैं। अब समझिएगा, इसके में कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर साल की स्टार्टिंग में तो इन्होंने पैसा लगाया और एक पार्ट में ऐसा था जिसने ड्यूरिंग द ईयर और पैसा लगाया, एडिशनल कैपिटल। ठीक है, तो एडिशनल कैपिटल होने के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ कैलकुलेट करता हूँ। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, ये जो कैलकुलेशन है इन तीनों अकाउंट बनाने के बाद आपको करनी है। ठीक है, और इसमें तो जनरल एंट्रीज भी करनी है, तो पहले आप इन अकाउंट के बाद में, अच्छा चलो वर्किंग नोट एक बार कर लेना, जनरल एंट्रीज आप बाद में कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले आते हैं अपन के। ठीक है, के ने देखिए साल के स्टार्टिंग में पैसे दिए थे, कितने रुपए इनकी कैपिटल थी स्टार्टिंग के अंदर जो दे रखा है 1 अप्रैल 2016 को, के की कैपिटल अपने को दी हुई है 2 लाख रुपए। ठीक है, और आर की दे रखी है 1,20,000 रुपए। तो पहले के की बात करते हैं। के ने 1/10/2016 को यानी 1 अक्टूबर को इसने पैसे और लगाए हैं 80,000 रुपीज लगाए, तो इसके ऊपर भी तो उसको ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई स्टार्टिंग में तो पैसा था ही, उस पर तो इंटरेस्ट मिलेगा। इसने साल के दौरान और पैसा लगाया तो उस पर भी इसको क्या किया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा। तो चलिए पहले के की कैलकुलेशन कर लेते हैं। के ने स्टार्टिंग में पैसा दिया 2 लाख रुपीज, ठीक है, 2 लाख रुपए इंटू इसके ऊपर 10% की रेट से हमें इंटरेस्ट देना, मल्टीप्लाई, ये तो पूरे 12 महीने चली इसकी कैपिटल। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा 20,000। फिर ऐड करेंगे इसी के अंदर अपन क्या, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा, 80,000 उसने दिया, इंटू रेट तो वही है 10%, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब समझिएगा, ये जो उसने पैसा दिया, ये पैसा उसने कब दिया है बिजनेस को, ये पैसा दिया उसने 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो जब इसने 1 अक्टूबर को पैसा दिया और हम ये जो बुक्स बंद कर रहे हैं ना, ये कब कर रहे हैं, ये हम बुक्स बंद कर रहे हैं 31 मार्च 2017। क्लियर? तो क्या मैं कह सकता हूं, 1 अक्टूबर से हमने इसका पैसा लिया तो अक्टूबर का ब्याज देंगे, नवंबर का देंगे, दिसंबर का देंगे, जनवरी, फरवरी एंड मार्च तक का अपन उसको इंटरेस्ट पे करेंगे। भाई ये जो पैसा था ये तो 1 अप्रैल को ही था, तो 1 अप्रैल से लेकर अगले साल की 31 मार्च तक पूरे 12 महीने होते हैं, तो हमने पूरे 12 महीने का निकाला 12/12। ठीक है, लेकिन ये जो पैसा था ये इसने पैसा दिया है 1 अक्टूबर 2016 को, और हम अपने बुक्स बंद करेंगे 31 मार्च 2017 को। ठीक है, तो अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं, तो देखिए 10, 11, 12, 1, 2, 3। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का इंटरेस्ट। तो कैसे लिखेंगे, 6/12। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। ये पूरे 12 महीने का, क्योंकि इसने 1 अप्रैल को लगाया, और देखिए एडिशनल कैपिटल जितने टाइम तक लगी रहेगी उतना उसको इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ठीक है, 20,000 का 10% होता है अपने 8,000, उसका हाफ 4,000 रुपीज। तो कह सकते हैं के का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटली कितना आ जाएगा, 24,000। ठीक है, अब बात करते हैं आर की। तो देखिए आर ने तो सिर्फ एक ही बार पैसा लगा रखा है ना? कितना पैसा लगा रखा आर ने वन टाइम में, 1,20,000। तो 1,20,000 रुपए का सीधा 10% अपन कैलकुलेट करेंगे, और ये पूरा पैसा उसका 12 महीने, क्योंकि 1 अप्रैल से इसका पैसा लगा हुआ था, 31 मार्च तक इंटरेस्ट चार्ज करेंगे अपन। ठीक है, तो 12,000 रुपीज किसका हो जाएगा, इसका। तो एक तो पॉइंट क्लियर हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में के और आर, के का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 24,000 एंड आर का होगा 12,000, टोटल हो गए 36,000। आई होप यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए सेकंड पॉइंट कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग के ऊपर भी उसको इंटरेस्ट देना है, कितना, 5% पर एनम। और ध्यान दीजिएगा, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट तो जो ड्राइंग देगा तभी तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे। ड्राइंग क्वेश्चन में दे रखी है आपको, देखिए कि के ने 20,000 और आर ने 20,000, दोनों ने 20,000 की क्या करी है, ड्राइंग करी। तो सीधा अपन इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, के और आर। तो देखिए के ने टोटल पूरी साल में 20,000 रुपए की ड्राइंग करी, जिसके ऊपर उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, 5%। तो ये लीजिए 5% मल्टीप्लाई 12/12, तो कितना आ जाएगा 5% इसका 10% होगा 2,000 का हाफ 1,000 रुपीज। ठीक है, और ये का ये किसका आ जाएगा, आर का 5% मल्टीप्लाई 12/12, 1,000 रुपीज। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है, इनकम है तो P&L एप्रोप्रिएशन के बाई साइड में लिखा जाएगा। तो कहां लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के एंड आर, के 1,000, आर के भी
1000, टोटल बार आ जाएंगे 2000 रुपीज। तो आई थिंक यहाँ तक तो सिंपल सा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि के को सैलरी मिलेगी 5000 पर मंथ। ठीक है, तो अब देखिए के को सैलरी देनी है, चलिए हमारे खर्चा तो पेंडल अकाउंट को डेबिट करना है, तो डेबिट करना तो पेंडल अकाउंट के डेबिट में आएगा, क्या लिखेंगे 2 केज सैलरी। ठीक है, अब सैलरी उसकी 5000 पर मंथ थी, एक महीने की 5000, तो हमें तो पूरे 12 महीने की निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी 60,000। ठीक है, तो यहाँ तक तो आई होप सिंपल सा पॉइंट है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इनकी कैपिटल दे रखी है। अब देखिए नीचे जो इन्फॉर्मेशन थी ना, कैपिटल में जाएगी, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ वो करंट अकाउंट के अंदर जाएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो और हमारे पास में कोई भी पॉइंट नहीं है, तो चलिए इसको फिनिश करते हैं सबसे पहले। अब मैंने आपको बताया था कि इसका जो प्रॉफिट होता है वो हम कैपिटल में डालते हैं, लेकिन कब, जब हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो, जब सिर्फ हम कैपिटल अकाउंट बनाए। लेकिन अगर कभी करंट अकाउंट बनाने के लिए बोले तो सारी जो चीजें है ना, ये सब कहाँ जाएगी, अब करंट अकाउंट में जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो भी प्रॉफिट आएगा 1,36,000, 1,36,000 में से 36 गए तो बचे 1,00,000, 1 में से 60 गए तो बचे 40,000, तो 40,000 रुपीज हमारे पास प्रॉफिट बचा। ये 40,000 रुपीज के लिए हम क्या करेंगे, 2 पार्टनर्स, कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट, ये आएगा बैलेंसिंग फिगर। समझ गए, इस करंट अकाउंट में ये सीधा प्रॉफिट कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट नहीं दिया होता तो हम इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे थे। ठीक है, समझा चुका हूं आपको मैं, फिर भी एक बार वापस रिवाइज कर लीजिएगा। के एंड आर, तो चलिए के का शेयर निकाले थे 40,000 इंटू, तो देखिए के इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 3:2, तो इसका आ जाएगा मल्टीप्लाई 3/5 एंड 40,000 मल्टीप्लाई 2/5, तो देखिए कितना जाएगा, 5 का इसमें 8 टाइम्स 24, ठीक है, एंड 16,000। ये बन गया हमारा क्या, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब चलते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो जब भी आप किसी भी तरीके का अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या चाहिए होगा, बैलेंस चाहिए होगा। कैपिटल का बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा है, क्या 1 अप्रैल 2016 को इनके पास के की कैपिटल 2 लाख रुपए थी और आर की कैपिटल 1,20,000 रुपए थी। तो कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आता है, क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा तो हम ये मानेंगे नॉर्मल इसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो क्या लिखना है, बाई बैलेंस शीट। यहाँ जाएगा 2 लाख रुपए और आर की कैपिटल आ जाएगी 1 लाख रुपए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब समझिए, जब आप करंट अकाउंट बनाते हैं तो सारे एडजस्टमेंट कैपिटल की जगह कहाँ होते हैं, करंट अकाउंट में। यहाँ पर कुछ भी नहीं आता, लेकिन मैंने आपको बताया था 2 चीजें जो हैं वो यहाँ आती है। एक तो होती है एडिशनल कैपिटल, ठीक है, यानी साल के दौरान अगर और पैसा लगाया तो ध्यान दीजिएगा, एक जने ने पैसा लगाया है ना। एक होता है परमानेंट विड्रॉल, कहीं पर क्वेश्चन में परमानेंट विड्रॉल का कोई जिक्र नहीं किया गया है, ड्रॉइंग का जिक्र किया गया है। ड्रॉइंग जो होती है, आहरण जो होता है वो टेम्पररी, इसलिए अपन करंट अकाउंट में लिखते हैं। समझ गए। तो अब बात करते हैं कि एडिशनल कैपिटल उसने जो लगाई, किसने, के ने। तो एडिशनल कैपिटल जब के ने लगाई तो हमारी कैपिटल बढ़ी। क्या एंट्री होती है जब पैसा लगाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, हमारे पास कैश आती है टू कैपिटल, है ना। तो कैपिटल में क्या हो जाएगा, बाई कैश। क्या हो जाएगा, बाई कैश। कैपिटल बढ़ गई। कैपिटल कब बढ़ती है, जब क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। तो चलिए ये के ने लगाए थे कितने रुपीस, 80,000 और, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो इनका बैलेंस निकाल लीजिए। इसकी टोटल आ गई 280, इसकी टोटल आ जाएगी 1,20,000। तो यही क्या हो जाएगा आपका, टू बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो सिंपल सा पॉइंट था, 2,80,000 एंड 1,20,000। अब बात करते हैं करंट अकाउंट की। तो देखिए करंट अकाउंट टेम्पररी अकाउंट होता है, इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन हमेशा आपको क्लेरिफाई करेगा, वो आपको हमेशा बताएगा कि इसका कौन सा बैलेंस है, ठीक है। तो जब भी आप अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले बैलेंस चाहिए होगा। बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा, देखिए 1 अप्रैल 2016 को 1 अप्रैल 2016 को करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। के का तो दिया हुआ है 12,000 और देखिए आगे लिखा क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब इसका बैलेंस क्रेडिट होगा, है ना। और आर का लिखा हुआ डेबिट, तो उसका बैलेंस डेबिट होगा, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस मैंने बताया था बाई साइड में भी आ सकता है और टू साइड में भी आ सकता है।
के का बाई साइड में है 12,000 और आर का डेबिट साइड में टू साइड में, तो क्या लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और आर में अमाउंट आ जाएगा कितना है, आर का करेंट अकाउंट 4,000 रुपीज। ठीक है, तो ये तो हमने कहां से निकाला, क्वेश्चन में से। अब हमें इसको देख के करंट अकाउंट को कंप्लीट करना है। जो भी चीजें डेबिट में है कहां चली जाएगी, क्रेडिट में, और जो क्रेडिट में है कहां आ जाएगी, डेबिट में, एक्सेप्ट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर मत कर दीजिए। चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 में कहा चला जाएगा, बाई में, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 और आर को हो जाएगा 12,000। ठीक है, फिर है सैलरी, तो क्या लिखेंगे, बाई सैलरी, सिर्फ के को मिली थी सैलरी, तो सिर्फ के में जाएगी 60,000। ठीक है, फिर है प्रॉफिट का शेयर। प्रॉफिट के शेयर के लिए हम क्या लिख रहे थे, जब यहाँ का प्रॉफिट वहां लिख रहे थे तो बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना, क्योंकि एप्रोप्रिएशन से उठा रहे अपन इसको, तो बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो जाएगा इसके प्रॉफिट का शेयर। 24,000 तो आ जाएगा के में एंड 16,000 आ जाएगा आर में। ठीक है, तो चलिए क्रेडिट साइड की तो सारी चीजें आ गई। अब बात करते हैं डेबिट की। डेबिट में सिर्फ एक चीज है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1,000 एंड 1,000। क्या ये कंप्लीट हो गया, या अभी भी इसमें एक चीज बाकी है, इसमें एक चीज बाकी है, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग नॉर्मली कहाँ आती थी, कैपिटल अकाउंट के अंदर, कैपिटल में 2 में आती थी, लेकिन जब आप करंट अकाउंट बनाते तो ड्रॉइंग कहाँ चली जाती, करंट अकाउंट के अंदर, और वो साइड तो सेम रहेगी, है ना। ये सारी चीजें कैपिटल में क्रेडिट में आती थी, हमने क्रेडिट में लिखी, या डेबिट में आता था, हम भी डेबिट में लिखेंगे। उसी तरीके से ड्रॉइंग जो है, ड्रॉइंग से देखिए एक्चुअल में इनकी करंट अकाउंट कम होता है ना, सैलरी से बढ़ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बढ़ गया, ड्रॉइंग से कम हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ड्रॉइंग। ठीक है, ड्रॉइंग की जगह आप टू कैश भी लिख सकते हो, ये ध्यान दीजिएगा। दोनों ने 20,000 रुपीज की ड्रॉइंग करी है, लिख दीजिए। अब आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर, सो सिंपल। ठीक है, चलिए इसकी कैलकुलेशन अपन कैलकुलेटर से करें तो ज्यादा बेटर होगा, टाइम में लगेगा अपने पास। 12,000 प्लस 24,000 प्लस 60,000 प्लस 24,000, इसकी टोटल आ गई 1,20,000। ठीक है, और उसकी टोटल ज्यादा आ रही है, किसकी आ रही है, चलिए पहले एक बार इसको करके देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, करंट अकाउंट बैलेंस हमेशा चेक करना किसकी टोटल ज्यादा आ रही है। हम ढूंढ में चलते हैं, उसकी करी, इधर करी, पता चला इसकी टोटल ज्यादा थी, तो बैलेंस उधर भी आ सकता है ना, क्योंकि इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट और क्रेडिट हो सकता है, तो क्लोजिंग भी तो डेबिट और क्रेडिट हो ही सकता है। तो 120 में से माइनस करें अगर 21,000, तो आ जाएगा यहाँ पर तो 99,000। ठीक है, उसकी टोटल आ रही है देखिए 28,000, तो चलिए उसकी ज्यादा लग रही है मुझे, तो 28,000 में से 25 लेस करेंगे तो 3,000 इसका क्या जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। सिंपल है। तो ये था हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे हिसाब से तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ नया पॉइंट इसमें क्या है, करंट अकाउंट बनाना था। अब समझिए, इस क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज भी पूछी आपसे। जनरल एंट्रीज आपको कैसे करनी है, बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ आपको जनरल एंट्रीज करने की। तो देखिए, यहाँ पर हमने इतनी सारी एंट्री अकाउंट्स में ट्रांसफर किया है, तो इसकी हमने क्या एंट्री करी, ध्यान से सुनिए। इसकी एंट्री होगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही तो एंट्री होगी। इसकी क्या एंट्री होगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू केस सैलरी, समझ गए। इसकी क्या एंट्री होगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, बस हो गई एंट्रीज। इधर आइए, तो नेट प्रॉफिट की एंट्री करनी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तो होगी, तो क्या होगा, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, समझ गए। 4 एंट्रीज हो गई। फिर यहाँ आइए, यहाँ पर बैलेंस, हमेशा ध्यान रखना बैलेंस की कभी एंट्री नहीं करनी होती है। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना, इसकी कभी भी जनरल एंट्री नहीं होगी, हमें इसके अलावा सारे पॉइंट्स ढूंढने। कैश है, इसकी क्या एंट्री हो जाएगी, कैश आई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश कैपिटल। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो ओपनिंग बैलेंस की तो एंट्री करनी नहीं है, इसकी आ जाइए। क्या एंट्री है इसकी, ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू में, ध्यान से देखिएगा जो बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू में यहाँ पर 2 अकाउंट है, टू केस करंट अकाउंट एंड टू आर्ट्स करंट अकाउंट, हो गई एंट्री। इसी तरीके सैलरी दी, तो सैलरी सिर्फ के को दिए, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू में क्या आ जाएगा, केस करंट अकाउंट। ठीक है, फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वाली एंट्री, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू केस करंट अकाउंट टू आर्ट्स करंट अकाउंट। ये एंट्री यही है जो आपने पहले कर रखी है ना। इधर आइए, क्या आ जाएगा, केस करंट अकाउंट डेबिट 1,000, आर्ट्स करंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग के लिए क्या एंट्री हो जाएगी, केस करंट अकाउंट डेबिट 20,000, आर्ट्स करंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू ड्राइंग, बस हो गई सारी एंट्री।
तो जनरल एंट्रीज अब किसको करनी है, आपको करनी है। तो क्योंकि मैं इतना पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं करा पाऊंगा और कुछ आपके लिए होमवर्क भी तो होना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अब कुछ चीजें आपके फ्यूचर से रिलेटेड, जो बच्चे अभी तक ऑनलाइन के लिए नहीं आ पा रहे हैं, मैं उनको स्ट्रिक्टली बता दूं, स्कूल्स कब खुलेगी कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। स्कूल्स ओपन हो सकते हैं, अगस्त में भी हो सकता है, सितंबर में चले जाए, क्योंकि रिसेंटली हमारे पास कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। कल की अगर हम इंफॉर्मेशन देखें तो कल अमिताभ बच्चन को, इतना बड़े सेलिब्रिटी जिनको भी क्या हुआ, कोरोना हो गया, तो हम तो चीज क्या है, ठीक है। तो घर पर रहें, अच्छे से स्टडी करें, जो हम क्लासेस में पढ़ा रहे हैं वो सेम क्वालिटीज हम यहाँ पर भी आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी डाउट आए तो आप फ्रीली हमसे पूछिए, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास में है, ग्रुप में मैसेज भेज सकते हैं आप, ठीक है। कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप जितना ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे उतना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि स्कूल्स के भरोसे अगर आप ये बैठे रहे कि स्कूल ओपन होगी और तब से पढ़ाई करेंगे, तो ध्यान रखिएगा बहुत बड़ी गलत में बैठे हो। एग्जाम आ जाएंगे आपके बोर्ड के और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। तो जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा इन क्लासेस के ऊपर ध्यान दीजिए, जो आपको वर्क दिया जा रहा है वो वर्क करिए, टेस्ट टाइम दीजिए। आज ही मैंने कुछ बच्चों के पेरेंट्स को मैसेज किए हैं, कुछ बच्चों के पेरेंट्स को कॉल भी मैं करूंगा, ठीक है। तो अगर आप रेगुलरली क्लासेस में आते हैं तो बेटर आपका ही होगा, भविष्य आपका बनेगा, और अदरवाइज तो देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।